नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों उत्तर कोरिया और भारत दोनों 15 अगस्त को ही अपनी आजादी मनाते हैं। इसके साथ ही बात करेंगे कि चीन और उत्तर कोरिया के बीच कौन सा बड़ा विवाद है जो विध्वंसक साबित हो सकता है। लेकिन अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात जानेंगे कि उत्तर कोरिया कैसे पैसे कमाता है और इसमें वे भारत से क्या मदद चाहता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दोस्तों, पहले उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों एक ही कोरियन पेनिनसुला हुआ करते थे। वर्ल्ड वार 2 के दौरान अमेरिका और सोवियत फोर्सेज ने पूरे कोरिया को 15 अगस्त 1945 को जापान के कब्जे से मुक्त कराया था। इस तरह से दक्षिणी कोरिया को भारत की तरह 15 अगस्त को आजादी मिली थी। दक्षिणी कोरिया में यह दिन नेशनल हॉलिडे के तौर पर मनाया जाता है। दक्षिणी कोरिया और भारत की ही तरह उत्तर कोरिया में भी 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दोनों देश 15 अगस्त 1945 को जापान के कब्जे से मुक्त हुए थे। उत्तर कोरिया भी 15 अगस्त को नेशनल हॉलिडे के तौर पर मनाता है। छुट्टी का दिन होने के कारण इस दिन उत्तर कोरिया में शादी करने की परंपरा चल पड़ी। क्योंकि उत्तर कोरिया में अक्सर कर्मचारियों को छुट्टी नहीं मिलती है, इस कारण आपको 15 अगस्त के दिन उत्तर कोरिया में काफी शादियां देखने को मिलती है। दोस्तों, उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन साउथ कोरिया या जापान नहीं बल्कि चीन है। क्योंकि चीन ने उत्तर कोरिया का एक बहुत भारी इलाका आज भी कब्जा किया हुआ है। पूरे नॉर्थ कोरिया को चीन अपना ही देश मानता है। नॉर्थ कोरिया के अंदर चीनी कंपनियों के फैक्ट्री लगे हुए हैं, या फिर यूं कहें कि जबरन लगाए गए हैं, जो किम जोंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि उत्तर कोरिया और चीन के बीच तो काफी अच्छे संबंध है, तो फिर अब आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। क्योंकि जमीन का भूखा चीन नॉर्थ कोरिया को भी नहीं छोड़ा है। चीन और उत्तर कोरिया में यालू नदी पर बने 205 आइलैंड को लेकर तगड़ा विवाद है। 1962 में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था, जिसके तहत 127 आइलैंड नॉर्थ कोरिया के हैं, जबकि 78 चीन के। हालांकि नॉर्थ कोरिया दावा करता है कि उसके कुछ आइलैंड अभी भी चीन के कब्जे में हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस 78 आइलैंड्स को वापस लेने के लिए नॉर्थ कोरिया कभी भी चीन की तरफ परमाणु मिसाइल घुमा सकता है। क्योंकि किम जोंग उन का कोई भरोसा नहीं, वह कब क्या कर देगा कोई नहीं जानता। अब आइए जरा विस्तार से समझते हैं कि आखिर नॉर्थ कोरिया पैसे कैसे कमाता है और इसमें वह भारत से कौन सी मदद चाहता है। पाबंदियों की वजह से उत्तर कोरिया ज्यादातर देशों के साथ खुलकर व्यापार नहीं कर पाता। भारत के साथ भी नॉर्थ कोरिया का अच्छा व्यापार होता रहा है। कोल्ड वॉर के समय से ही भारत, रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच घनिष्ठ संबंध रहा है। लेकिन जब से यूनाइटेड नेशन ने नॉर्थ कोरिया पर प्रतिबंध लगाने शुरू किए हैं, तब से भारत अपने पांव पीछे खींचने लगा। क्योंकि परमाणु दागने वाले नॉर्थ कोरिया का समर्थन करके भारत अपने जापान और साउथ कोरिया जैसे विश्वसनीय दोस्तों को खोना नहीं चाहता था। जबकि नॉर्थ कोरिया को पता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। ऐसे में अगर उसे परमाणु परीक्षण में भारत का साथ मिलता है तो फिर उसके लिए बहुत ही बड़ी मदद होगी। उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण को लेकर शुरुआत में भारत ने पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए थे, लेकिन धीरे धीरे भारत उत्तर कोरिया के मामले में बयान देने से बचता गया। जब तब नॉर्थ कोरिया की मिसाइल परीक्षण की बात आती है, लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर यह देश इतना पैसा ला कहां से रहा है। पैसों के लिए उसके स्रोत बाकी देशों से काफी अलग है। आइए जरा विस्तार से समझते हैं। यूएन की रिपोर्ट कहती है कि अपने लिए पैसे जुटाने के लिए नॉर्थ कोरिया क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर साइबर अटैक कर पैसे की उगाही करता है। आय का बड़ा स्रोत कथित तौर पर तस्करी भी है। यूएन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल भर में यह देश 370 मिलियन डॉलर कोयले के अवैध व्यापार से कमाता है। साल 2017 में चीन ने यूनाइटेड नेशन का साथ देने के नाम पर साल भर के लिए उससे कोयले का करार रोक दिया था, लेकिन तब भी कोल इंडस्ट्री फलती फूलती रही। निश्चित तौर पर चीन चुपके नॉर्थ कोरिया का सस्ता कोयला खरीदता है। अगर चीन चाहता तो नॉर्थ कोरिया के कोयले पर यूनाइटेड नेशन का बैन रोक सकता था, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बैन लगने के बाद उसे नॉर्थ कोरिया का बेहद सस्ता कोयला मिलता गया। इसी तरह चीन यूक्रेन युद्ध भी रोकना नहीं चाहता, क्योंकि इस युद्ध के कारण उसे रूस का सस्ता तेल और गैस मिल रहा है। बैन के बावजूद वहां से लेबर एक्सपोर्ट हो रहा है। आप सभी को पता होगा, नॉर्थ कोरिया ने कई देशों में अपने लोगों की एंट्री को बैन कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद नॉर्थ कोरिया के लेबर कई देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं।
इस बात की संभावना भी जताई जाती है कि नेपाल के गोरखा की तरह नॉर्थ कोरिया के लोग भी रूसी सेना में भर्ती हो रहे होंगे। इस देश के हजारों वर्कर रूस और चीन में काम करते हैं। इससे हो रही कमाई यानी रेमिटेंस वे वापस अपने देश नॉर्थ कोरिया भेजते हैं। कई नॉर्थ कोरियाई बिजनेस दूसरे मित्र देशों के बैनर तले काम करते हैं। यहां तक कि नॉर्थ कोरिया दूसरे देशों की शिप के बैनर पर अपने उत्पाद सप्लाई करता है। नॉर्थ कोरिया पर लगे बैन के कारण चीन की बड़ी बड़ी कंपनियां नॉर्थ कोरिया में अवैध इंडस्ट्रियल कारखाना खोल रखी है, जहां उन्हें बेहद सस्ता और दमदार लेबर फोर्स मिल जाता है। रूस और चीन जैसे दूसरे देशों के जहाजों की मदद से नॉर्थ कोरिया अपने प्रोडक्ट को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है। उत्तर कोरिया को इसके पाइन मशरूम के लिए भी जाना जाता है। साल 2018 में किम जोंग उन ने दक्षिणी कोरियाई सरकार को 2 टन मशरूम तोहफे में भेजे थे। जिस प्रकार चीन पांडा डिप्लोमेसी करता है, ठीक उसी प्रकार नॉर्थ कोरिया को लोग मशरूम डिप्लोमेसी के लिए जानते हैं। कुछ देशों के साथ इसका वेद तो कुछ देशों के साथ चुपके चुपके मशरूम बिजनेस चलता है। यह देश खुद दावा करता है कि उसके पास मशरूम की जितनी किस्में हैं उतनी दुनिया में कहीं नहीं। अकेले साल 2017 में उत्तर कोरिया से $137 मिलियन कीमत के घोंगे का एक्सपोर्ट रूस और चीन में हुआ था। उसी साल लगभग $3 मिलियन लागत की प्रोसेस्ड मछली चीन में सप्लाई की गई। इंटरनेशनल ट्रेड डेटा पर नजर रखने वाली संस्था ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी OEC ने यह डेटा निकाला। उत्तर कोरिया में वैसे तो कपड़ों के व्यापार की खास चर्चा नहीं होती, लेकिन बीते कुछ सालों में यह विवाद होने लगा कि मेड इन चाइना लिखे हुए कपड़ों और एक्सेसरीज असल में चीन नहीं बल्कि उत्तर कोरियाई कारखानों में तैयार हो रही है। OEC का यह भी कहना है कि चीन और रूस के साथ भले ही उसका ज्यादा व्यापार होता है, लेकिन कई दूसरे देश भी नॉर्थ कोरियाई व्यापार को चलाए हुए हैं। भारत वहां बने प्रोडक्ट्स का 3.5% हिस्सा लेता है। पाकिस्तान को किम जोंग सरकार 1.5% प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। बुर्किना फासो और सऊदी अरब का नाम भी इस लिस्ट में है। चीन इस देश का ज्यादा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। बीजिंग से अक्सर उत्तर कोरिया को मानवीय मदद भी मिलती है, जैसे सूखे या किसी कुदरती आपदा के बाद। चीन इसे पॉलिटिकली शील्ड भी देने की कोशिश करता है, जैसे UNSC के मुख्य सदस्य के तौर पर वो सीधे नॉर्थ कोरिया की वकालत करता रहा है। रूस इस देश को ऑयल और गैस सप्लाई करता है। दुनिया के लगभग सारे देश वर्ल्ड बैंक और उन संस्थाओं से जुड़े हैं जो कर्ज देते हैं, लेकिन उत्तर कोरिया का इनमें कोई वास्ता नहीं। यह ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा ही नहीं। किसी को नहीं पता कि देश के पास कितने पैसे आते हैं और उनका क्या होता है। सब कुछ केवल अंदाजे से और वहां से भागे हुए कुछ लोगों की टेस्टिमोनी के आधार पर माना जाता रहा है। वर्ल्ड बैंक विकासशील देशों को जमकर फंड देता है, लेकिन किम जोंग का देश इसका भी सदस्य नहीं बना। इससे जुड़ने के लिए उसे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF ज्वाइन करना होगा। इसके लिए अपने देश में पैसों का सारा लेखा जोखा सामने रखना होता है, साथ ही फॉरेन एक्सचेंज को भी रास्ता देना होता है। फिलहाल इस देश को इस बात का ऐतराज है कि किम जोंग नहीं चाहते कि उनके राज्य में किसी भी किस्म का विदेशी दखल हो। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्हील्स। धन्यवाद।